नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हम देख रहे थे कि 6 दिन से लगातार गिरावट हो रही थी, लेकिन वो 6 दिन की गिरावट का सिलसिला कल के सेशन में थमता हुआ दिखा है। तो 6 दिन से जो बाजार में कमजोरी हो रही थी उस पर विराम लगता हुआ दिखा है। अब मार्केट्स के सामने कुछ अहम इवेंट्स हैं। आज आरबीआई की पॉलिसी बैठक का फैसला आने वाला है। क्या उसमें रेपो रेट घटाने के ऊपर आरबीआई फैसला लेता नहीं लेता है, ये एक अहम बात है जिसको बाजार काफ़ी कीनली वॉच करेगा। और उसके साथ साथ इसी हफ्ते ही जो दूसरी तिमाही के नतीजे हैं उनके आने का भी आगाज़ हो जाएगा। नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, उस पर भी बाजार की पैनी नज़र रहने वाली है। तो क्या ये जो कल बाजार में रिकवरी शुरू हुई है, क्या ये लंबी चलने वाली है, क्या ये टिकाऊ है, आगे बाजार में किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अब आपको बाजार में किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट, ओपिनियन मेकर अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई 9 पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संदीप। और ये जो पिछले सप्ताह जो गया था काफी खराब था। अब थोड़ी सी जो कहते हैं कि नए नए सूरज, नया दिन, नई किरण, कुछ उम्मीदें अवश्य देखने को मिल रही है। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ पहले देख लेते हैं कि कल का बाजार कैसा था। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ। कल वो दिन था जब हमने देखा कि बाजार में मंगलवार के दिन कुछ मंगलमय होता हुआ दिखा। 6 दिन की गिरावट थमती हुई दिखी, 6 दिन की कमजोरी पर ब्रेक लगता हुआ दिखा है और बाजार में हमने देखा कि हरा निशान लौटता हुआ दिखा है, खरीदारी लौटती हुई दिखी है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 600 अंक उछला और बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 550 अंकों की मजबूती के साथ हमने कल के सेशन में क्लोजिंग बनती हुई दिखी। 25,000 का जो अहम स्तर है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है निफ्टी के लिए, उसके ऊपर जाकर निफ्टी बंद हुआ। एक ही दिन था जब हम 25,000 के नीचे जाके बंद हुए, तो वापस आप देखिए ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी ने कॉन्कर कर लिया है। 81,500 ये सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि जिसके ऊपर जाकर कल क्लोजिंग देखने को मिली। और 51,000 का जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, इसके ऊपर जाकर बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी के लिए तो आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसकी ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सर, निफ्टी के ऊपर आपकी राय लेना चाहता हूँ। क्या 24,700 के आसपास जो हमने परसों के दिन लो बनाया था, क्या वो बॉटम बन चुका है? क्या ऐसा मान के चलना चाहिए, क्योंकि अभी भी काफ़ी अहम इवेंट्स हमारे सामने लाइंड अप हैं, तो मान के चलें कि 24,700 के नीचे अब बाजार नहीं जाएगा? देखिए, बाजार एक ऐसी चीज है जो डायनामिक है। और कोई भी आदमी ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, जब तक ये लेवल वापस नहीं टूटता तब तक ये माना जा सकता है कि ये एक शॉर्ट टर्म तरह का एक बॉटम बन गया है। और जब आप निफ्टी की बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल से कंफर्मेशन अप ट्रेंड की वापस शुरू होने के लिए 25,300 25,400 के बीच में एक लेवल बनता है, जिसे निफ्टी को आने वाले दिनों में पार करना पड़ेगा, जिससे कि ये कंफर्म होगा कि शायद नीचे के स्तर से अपन ऊपर की तरफ वापस चल चुके हैं। उसी तरह नीचे में 24,800 जब तक नहीं टूटता है, ये कहा जा सकता है कि अपवर्ड मोमेंटम ट्रेंड जारी रहेगा। ओके, तो 24,800 नीचे की तरफ और ऊपर में 25,300 से लेकर 25,400 की रेंज में अगर जब तक हम ये लेवल पार नहीं कर जाते हैं तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हम तेज़ी में, डिसाइसिव तेज़ी में आ गए हैं। और जब तक 24,800 नहीं टूट जाता तब तक हम ये भी नहीं कह सकते कि हम दोबारा गिरने की तरफ जा रहे हैं या फिर दोबारा बाजार में गिरावट या कमजोरी आ सकती है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है सर, तो 51,000 का लेवल हमने क्लोजिंग बेसिस पे कल के सेशन में कॉन्कर किया। आज आरबीआई की बैठक का फैसला भी आने वाला है। मान लीजिए कोई भी रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है, जैसा कि वाइडली एक्सपेक्टेड भी है। आपकी राय भी बताइएगा, आप क्या मान के चलते हैं? तो बैंकों में आपकी क्या राय है, और बैंक निफ्टी के लिए क्या हम मान के चलें कि 51,000 अब यहां पे नहीं टूटेगा नीचे की ओर? देखिए, ये जो स्तर है बहुत सैक्रोसैंक्ट नहीं है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं बना है। जहां सबसे पहले, जहां तक कल की मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे लग रहा है कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि ऑप्टिमिज्म जो आरबीआई गवर्नर की तरफ से आएगा, उसमें ऐसे संकेत मिल सकते हैं कि जो जनवरी की मीटिंग, माफ कीजिए, दिसंबर की जो मीटिंग होगी, उसके अंदर में कुछ रेट कट की
उम्मीद या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है, जिसको लेकर बाजार को एक पॉजिटिव ट्रेंड का इंडिकेशन मिलेगा। इसके अलावा कल जो है, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, एक जैसे कहते हैं रेंज बाउंड डे ही कहना चाहिए। 11 बजे के पहले जब ये इनकी मीटिंग का आउटकम आने लगता है, उस समय तक आप देखेंगे कि बाजार एक सीमित दायरे में घूमेगा, और फिर जब इवेंट पूरा हो जाता है तो उसके बाद में बाजार की रफ्तार के ऊपर बैंक निफ्टी चलता है। ओके, तो ये बात हुई बैंक निफ्टी की। लेकिन सर, बैंकों में क्या करना है जहां पे अब थोड़ी थोड़ी लोअर लेवल से रिकवरी आने लगी? खासतौर पे एचडीएफसी बैंक कल लीड करता हुआ नजर आ रहा था। इसके अलावा फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये पीएसयू स्टॉक्स है जो कि कल निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे। तो क्या हम मान के चलें कि भले ही दिसंबर में रेट कट की जो उम्मीद है वो जागती हुई नजर आएगी, इन बैंकों में यहाँ से खरीदारी का रुझान जारी रहेगा? कोई बैंक जो आपको पसंद हो? थोड़ी थोड़ी इसमें मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, और मेरा जो आपने नाम लिया उसमें से तो कुछ नहीं, लेकिन आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो विलय है वो कंप्लीट हो चुका है, और मेरे ख्याल से उसकी जो रिकॉर्ड डेट है उसके बाद से आप देखोगे कि इसमें एक मूवमेंट बनने की संभावना दिखती है। अगले 1-1.5 महीने के अंदर में मुझे लगता है कि आईडीएफसी जो है उसके अंदर में आपको 10-12% की एक तेजी का मोमेंटम दिख सकता है, सिर्फ इसलिए कि ये विलय हो चुका है, और अब जो एक अनसर्टेनिटी बनी थी कि ये होगा नहीं होगा, वो अब दूर हो चुका है। एक और शेयर जिसमें ध्यान रखा जा सकता है वो है एचडीएफसी बैंक। उसका जो विलय होना था, उसके जो कार्रवाई बाकी थी, वो सब अब पूरी हो चुकी है। तो अब ये शेयर उस प्रॉब्लम से उबर कर आपको इसके अंदर में एक चाल देखने को मिल सकती है आने वाले समय। चलिए, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका मर्जर पूरा हो चुका है। सर, आप रिकॉर्ड डेट की बात करें, अगर मुझे सही पता है तो 10 अक्टूबर इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो तय की गई है। 30 अक्टूबर तक तो सबके बैंक के खातों में, सबके डीमैट अकाउंट्स में इनफैक्ट बैंक के जो शेयर हैं वो भी आते हुए नजर आएंगे। तो आप कह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने में 10 से 12% तक का जो मूव है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकता है, और एचडीएफसी बैंक में भी बिल्कुल। अब यहाँ से एक डिसाइसिव तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। ये तो बात हुई आरबीआई पॉलिसी की और बैंकों की। लेकिन सेक्टोरल रुझान की बात करें तो कल जो बाजार में तेजी बनती हुई दिखी है उसमें अगर आप मेटल को छोड़ दें, जो कि पिछले कुछ दिनों का गेनर था, उसको छोड़ के बाकी सभी आप एनएसई के इंडाइसिस देखिए मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। मीडिया लीड कर रहा था। इसके अलावा आप देखिए पीएसयू, ऑटो, एनर्जी, इंफ्रा, फार्मा इंडेक्स, इनमें सबसे ज़्यादा गेंस देखने को मिल रहे थे, और इसमें आप चाहें तो पीएसयू बैंक्स को भी शामिल कर सकते हैं। इंडिया विक्स आप देखिए 3% से ज़्यादा टूटा है, और इंटरडे में तो 8% तक फिसल गया था, और निफ्टी के 50 में से 35 शेयर हरे निशान के साथ जाकर बंद हुए। तो एडवांस डिक्लाइन आप समझ सकते हैं कि निफ्टी का पॉजिटिव साइड पे था। ट्रेंड लीड कर रहा था, जहां पे न्यूज़ फ्लो का इंपैक्ट था। 8% के आसपास का मूव देखने को मिला। बीईएल रिसेंट ये एंट्रेंट है, दोनों ही इनमें ज़बरदस्त मूव देखने को मिला। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में सेंटीमेंट बनता हुआ दिखा, क्योंकि चुनावी नतीजे जो आए हैं राज्यों के, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला। एमएनएम ये भी टॉप गेनर्स में शामिल था। गिरने वाले शेयरों में एसबीआई लाइफ था, टाटा स्टील था, टाइटन था, बजाज फिनसर्व, ये लूजर्स की सूची में आपको सबसे ज़्यादा ऊपर नजर आएंगे। तो सर, पीएसयू बैंक हुए, ऑटो हुए, इंफ्रा हुए, जितने भी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, इनमें जो तेज़ी बन रही है, क्या इसी उम्मीद में बन रही है कि दिसंबर में सही लेकिन रेट कट की शुरुआत हो जाएगी? इन रेट सेंसिटिव्स को लेकर आपकी राय सर? देखिए, ये तेजी इनमें दिसंबर की रेट कट को लेकर है, या कुछ लोगों की रणनीति ये बन रही है कि शायद इसी बार कुछ हो जाए। मुझे मुझे पक्का नहीं मालूम, बट मैं ये उम्मीद बिल्कुल भी लगाकर नहीं बैठा हूं कि इसी मतलब आज ही जो मीटिंग है उसके अंदर में कोई रेट कट आ जाए, तो उसकी संभावना बहुत कम लगती है। बट बाजार कैन ऑलवेज सरप्राइज यू, एंड सरप्राइज यू प्लेजेंटली। तो 1% चांस लेकर चलिए कि अगर हो जाता है तो अच्छा है। रेट सेंसिटिव वाले सभी काउंटर्स को एक मजबूती और मिल जाएगी। तो अगर मान लीजिए ये ओवरवेलमिंग डिसीजन आ जाता है सर, पॉजिटिव सरप्राइज आ जाता है, तो ऑटो, इंफ्रा या बैंक्स में से आप क्या खरीदेंगे सर फिर? यहां पर मेरी
सोच थोड़ी अलग होती है। सबसे ज्यादा तकलीफ होती है उस आदमी को जिसे बैंक से लोन लेकर कोई चीज खरीदनी होती है। सबसे ज्यादा रुपए लगते हैं घर में। तो हाउसिंग जो एक क्षेत्र है, रियल एस्टेट जो एक क्षेत्र है, ये जो चीज है, ये इसमें मुझे लगता है टॉप गेनर होंगे। तो आपके जो रियलिटी के शेयर्स में पिछले 6 दिन में जो गिरावट हुई है, उनमें से आप चुनिंदा शेयर खोजिए, उसमें से कुछ आइडेंटिफाई कीजिए, और अगर रेट कट आता है तो उसमें से जो एक दो तीन चीज आपको अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं। ओके, तो रियलिटी के जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं उनमें आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं जिनमें पिछले 6 दिनों में गिरावट हुई है। अगर रेट कट हो जाता है तो शायद रियल एस्टेट या फिर जो हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन सर, कल के सेशन में अगर आप देखें तो मेटल को छोड़ दे तो बाकी सभी जो सेक्टर इंडेक्स थे वो हरे निशान के साथ बंद हुए। मेटल में बावजूद इसके कि चाइना को लेकर जो एक एनडीआरसी की वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद से हमने जो शंघाई वहाँ चाइना का इंडेक्स है वहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली। एक समय दिन के दौरान 11% ऊपर था, लेकिन क्लोजिंग करीब 5% के आसपास की तेजी के साथ हुई। तो बाजार को ये जो फैसले है वो भाए नहीं है, या फिर ये सेल ऑन न्यूज़ था जिस वजह से हमने मेटल शेयरों में गिरावट देखी? सर, कुछ मेरे मेरे ख्याल से ये समझना चाहिए कि जैसे चाइनीज मार्केट ऊपर जा रही थी, मेटल पैक को बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला था। और हर अच्छी चीज 3-4 दिन के बाद में थक जाती है। निवेशक नई चीज खोजता है कि भाई इसमें रन अप आ गया, अब मैं कुछ और खोजूं जो नहीं चला है। तो वो सेक्टर रोटेशन में मेटल आउट, रियलिटी इन, आपके दूसरे जो पैक्स है मीडिया इन, ऐसे करके जो चीज नहीं चली थी उसका नंबर आ गया। तो सेक्टर रोटेशन में अपना मार्केट एक एक्सपर्ट है, और हर बार ये देखा जाता है कि सेक्टर रोटेशन होता रहता है। चलिए, तो ठीक है, मेटल शेयरों में अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, थोड़ा रोटेशन हो रहा है और दूसरे सेक्टर्स में पैसा निकल के अब जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम छोटे मझोले स्टॉक्स की बात करें या ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो एनएसई पर हमने देखा सर 2234 शेयर ऐसे थे जो कि कल चढ़कर बंद हुए, और गिरने वाले शेयरों की सूची करीब 550 के आसपास की थी। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1:4 का एडवांस डिक्लाइन था। मिड कैप इंडेक्स आप देखिए करीब 1250 अंक, और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1300 अंकों से ज़्यादा की मजबूती कल के सेशन में बनती हुई दिखी है। और स्मॉल कैप इंडेक्स तो डे हाई के आसपास जाके बंद हुआ। कल का डे हाई आप देखेंगे 55,517 के आसपास का, और क्लोजिंग 55,450 के आसपास देखने को मिले। तो ज़्यादा दूर नहीं था अपने इंटरडे हाई से अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें। और मिड कैप इंडेक्स ने भी दिन के दौरान 58,650 के आसपास का जो हाई है वहाँ तक की जो छलांग है वो दिन के दौरान लगाई थी। तो मिड कैप स्मॉल कैप में पेन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा था, और अब जब बाउंस बैक आया है, एक रिकवरी आई है, एक पुल बैक आया है, तो स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा पुल बैक यहीं पे देखने को मिला है। इसमें सर पीएसयू शेयरों ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि पीएसयू शेयर हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से पिट रहे थे। अब उसमें काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए देखे। कल अगर आप निफ्टी पीएसयू इंडेक्स भी देखें 2% से ज़्यादा की मजबूती लेके बंद हुआ है। तो उसमें हुडको देख लीजिए, जीआरएससी, पीएफसी, आरईसी, एचएएल, आरईसी, बीईएल, बीएचईएल, लंबी लिस्ट है जहाँ पे कल ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा भी हमने। ज़्यादातर स्टॉक्स डे हाई के आसपास जाके बंद हुए। आप कैसे रीड कर रहे हैं सर? केवल ये पुल बैक है या आपको लगता है कि डिसाइसिव तेजी है, कुछ स्टॉक्स अभी भी खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर लेने चाहिए? संदीप जी, आपके चैनल पे मैंने एक कैटेगरी बना रखी है सार्वजनिक क्षेत्र की। उसके अंदर में 3 सेक्टर होते हैं। एक रेलवे, एक आपकी होती है डिफेंस, और एक होती है पावर। जब भी बात होती है रिटेल की, खुदरा निवेशकों की, तो ये 3 सेक्टर के ऊपर अगर आप डिस्कस नहीं करो तो वो बोलते हैं ना, बात नहीं बनती, गाड़ी पूरी नहीं होती। तो इसके अंदर में पब्लिक का बहुत ज्यादा रुझान है। और मैंने इसके लिए एक टर्म भी कॉइन करी है, ये सब शेयर ओवर ओन्ड है जहां तक रिटेल निवेशक का सवाल है। 5 रुपए घटना नहीं है, और सवाल की झड़ी चालू हो जाती कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। 10 रुपए बढ़ते नहीं है कि सर मैं रह गया। तो ये जो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ लूजिंग आउट, ये सब जो चीज है, अच्छा भी लगता है, कई बार बुरा भी लगता है कि पब्लिक इतनी ज्यादा लेवल्स के ऊपर में कंसंट्रेट करती है कि वो बिगर पिक्चर मिस कर जाती है, और बड़े बड़े मूव जो बाजार में आते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। चलिए ठीक है, तो ज़्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट या फियर ऑफ लूजिंग आउट नहीं करना चाहिए।
जहाँ तक PSU शेयरों की बात है, ये राय आपके लिए निकल के सामने आ रही है। अब जरा आज की तैयारी शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट की तरफ। हर किसी के मन में सवाल सर यही है, RBI की पॉलिसी आनी है, नतीजों की ओर भी बाजार बढ़ रहा है, दूसरी तिमाही के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 6 दिन की गिरावट हर किसी के जहन से जा नहीं रही। हर कोई ये देखना चाह रहा है, समझना चाह रहा है कि क्या बाजार का बॉटम बन गया है, अगर बन गया है या नहीं भी बना है तो बाजार में अब कैसे रणनीति बनानी चाहिए। खासतौर पर अदानी ग्रुप स्टॉक्स ने जिस तरह से रिकवरी दिखाई है कल के सेशन में, सभी 10 शेयर हमने देखा सर हरे निशान के साथ जाकर बंद हुए। ज़्यादा तेज़ी हम देख रहे थे कि अदानी एंटरप्राइजेस पोर्ट जो कि निफ्टी में है, इनमें भी देखने को मिली। अदानी ट्रांसमिशन जिसे हम अदानी एनर्जी के नाम से जानते हैं, AC से अंबुजा, ये भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे थे। तो आपकी क्या राय है सर, ये जो हाई बीटा नेचर के अदानी ग्रुप स्टॉक्स हैं, ये जो रिकवरी शुरू हुई है बाजार में, इन शेयरों में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आम निवेशक को यह तय करना चाहिए कि उसकी उसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो तो जो अडानी का शेयर सबसे बेहतर क्वालिफाई करता है इस कैटेगरी का, वो है अडानी एंटरप्राइज। एक तरह से समूह का वो एक होल्डिंग स्टॉक है। जितने नए बिजनेसेस हैं जो अभी तक इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो अलग कंपनी बन सकती है, वो सभी इसी में हाउस होती है। और जब भी उनकी साइज रीजनेबल होती है तो उसे डाइवेस्ट किया जाता है पोर्टफोलियो से। और इसके लिए अडानी एंटरप्राइज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला शेयर है। अगर इसके अलावा आप किसी शेयर में निवेश करना चाहते हो और कोई शेयर अगर ऐसा है जो मस्ट हैव इन अडानी पोर्टफोलियो की बात आती है तो वो है अडानी पोर्ट। डाइवर्सिफाइड कंपनी है, इंडिया में भी उसके पास पोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय जगह पर भी उसके पास पोर्ट है और बड़ी फास्ट ग्रोइंग कंपनी ये मानी जा सकती है। तो अडानी समूह में ये मेरे 2 टॉप पिक्स रहेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट, ये 2 टॉप पिक्स हैं इस पूरे सेक्टर की या पूरे अदानी पैक की बात है। इन दोनों स्टॉक्स को आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने PSU स्टॉक्स की बात कर ही ली, लेकिन रेलवे इन पर्टिकुलर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। और इसमें खासतौर पे RVNL हुआ, इरकॉन हुआ, रेलटेल हुआ, IRFC हुआ, इनमें जिस तरह से गेंस बनते हुए दिख रहे हैं सर, हाल फिलहाल जब गिरावट हुई थी तो एक तबका ये भी मान के चल रहा था कि भले ही शॉर्ट टर्म में पेन है, लेकिन ओवरऑल अगर आप एक साल का चार्ट देखें तो अभी भी रेलवे स्टॉक्स आपको मल्टी बैगर नजर आएंगे। 80-80, 90% या 100% के आसपास के गेंस अभी भी इनमें बने हुए हैं। तो इन स्टॉक्स में खासतौर पे रेलवे स्टॉक्स जो कि एक साल के नजरिए से अभी भी आउट परफॉर्मर हैं, इनमें क्या करना चाहिए सर? कोई ऐसा स्टॉक जिनके वैल्यूएशन अभी भी अच्छे हैं, जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की जा सकती हो? देखिए, RVNL एक ऐसा शेयर है जिसका स्टेटस भी बढ़ गया है। मेरे ख्याल से ये निफ्टी के बड़े इंडेक्स में भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप रेलवे पैक में कोई भी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हैं फ्रॉम द PSU पैक, रेलवे PSU, तो मेरे ख्याल से टॉप पिक आएगा RVNL। इसे बाकी शेयरों से आपको अलग इसकी तुलना करनी चाहिए। ओके, तो RVNL बेस्ट ऑफ द लॉट है जहाँ तक रेलवे PSU स्टॉक्स की बात है। कुछ ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक्स हैं सर, पेटीएम हुआ, स्पाइसजेट हुआ, वोडाफोन आइडिया हुआ। अलग अलग खबरों के चलते कल हमने देखा कि इनमें जो मूव्स है वो काफ़ी शार्प देखने को मिल रहे थे। पेटीएम में तो 15% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। स्पाइसजेट में भी हाल फिलहाल गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि इनके लिए बुरी खबरें एक के बाद एक आती हुई नजर आ रही हैं। अब खबरें ऐसी हैं कि ये शायद 10 नए प्लेन्स जोड़ने की योजना बना रहे हैं अपने फ्लीट में। तो उस लिहाज से ये जो शार्प बाउंस बैक आए हैं ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स में, चाहे वो वोडाफोन हुआ, स्पाइसजेट हुआ या पेटीएम हुआ, इनमें से कोई स्टॉक सर जहां पे आप खरीदारी करने की राय देंगे या फिर दूर रहने की बात करेंगे? देखिए, ये हाई मोमेंटम हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक है। हर आदमी के ये जो कहते हैं DNA में फिट नहीं होते, लेकिन अगर आपको क्वांटिटी में सौदा करना है, क्विक एंट्री एग्जिट करना है, तो ये सब क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं, फिट होते हैं। लेकिन क्योंकि हाई बीटा, हाई मोमेंटम, हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक हैं, इसमें नफा नुकसान दोनों तरफ बड़ा हो सकता है और वो भी बिना महसूस हुए कि कितनी वदगड़ हो गई एक दिन।
चलिए ठीक है, ये तो बात हुई ज़्यादा जो ट्रेडर्स फ्रेंडली या फिर ज़्यादा मोमेंटम वाले जो स्टॉक्स हैं इनमें किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। ऑटो स्टॉक्स में हम देख रहे हैं सर, रेट सेंसिटिव हैं तो यहाँ पे एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ऑटो एंसिलरी देखिए, जब भी बाजार में तेज़ी आती है तो कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं खासतौर पे छोटे टिकट साइज वाले जहाँ पे बहुत अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखता है। मुंजाल ऑटो देखिए, तलब्रोस ऑटो, एनडीआर ऑटो, जो कि हाल फिलहाल जिसमें बोनस का भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। तो कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जो कि ऑटो एंसिलरी पैक में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हुई नजर आती है जैसे ही बाजार में थोड़ा सा भी रिकवरी का माहौल बनता है। तो ऑटो एंसिलरी एज अ पैक से कोई आपकी चॉइस है सर? सर मैंने ऑटो एंसिलरी से कोई स्टॉक निकाला नहीं है, लेकिन जैसे आपने बताया, अवश्य अगली बार जब आपके शो पर आऊंगा तो कुछ न कुछ स्टॉक्स देख कर स्टडी कर कर लेके आऊंगा। लेकिन बात करते करते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज से अगले 10 दिन तक जो एक्शन होगा ये बाजार में, वो आईपीओ फोकस्ड hyundai ऑटो को लेकर होगा, क्योंकि उसकी आईपीओ आ रही है। आज उसका बंबई में रोड शो होना है और इसको लेकर काफी रुचि होगी, क्योंकि ये भारतवर्ष की सबसे बड़ी साइज की आईपीओ हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जैसे इस शेयर पर फोकस पड़ेगा, उसी तरह मारुति जो इससे बड़ी है साइज में, मार्केट कैप में, उस पर भी एक्शन आएगा। तो hyundai में जैसे जैसे लोगों की रुचि बढ़ेगी, आपको उसका बेनिफिट आप मारुति और मारुति के शेयर प्राइस पे भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये 14 तारीख के आसपास खुलने की उम्मीद है, अगले हफ्ते ये खुलेगा और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड भी बाजार में घूम रहा है कि इन स्तरों के आसपास हो सकता है कि इसका प्राइस बैंड आए और मारुति को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद यहाँ पे लगाई जा रही है। सर, आपने आईपीओ की बात छेड़ी है तो दो एक सवाल और थे मेरे, लेकिन आईपीओ से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पहले ही पूछ लेता हूँ और वैसे भी जब आपसे मुलाकात होती है तो आईपीओ मार्केट पर आपकी खास गहरी पकड़ है। तो एक तो सवाल आईपीओ मार्केट से बनता है, आईपीओ मार्केट में सर अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो हाल फिलहाल गिरावट हुई है, उसमें अपने जो लिस्टिंग प्राइस है, यानी कि जिस प्राइस पर लिस्ट हुए थे, लिस्टिंग के दिन जहां पे ओपनिंग हुई थी, उस प्राइस के नीचे आपको स्टॉक्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, इसमें आप चाहें तो पीएन गाडगिल को भी शामिल कर सकते हैं, अर्काडे डेवलपर्स जिसकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, दमदार रिस्पांस भी मिला था। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अपने लिस्टिंग प्राइस के नीचे कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो 150 पे लिस्ट हुआ था और आप देखिए कल 10% की ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ, 149 रुपये 63 पैसे पर जाकर क्लोजिंग हुई है। तो एक एकदम बॉर्डर लाइन पे है सर, जहाँ पे लिस्टिंग हुई थी उसी के आसपास ही है। अर्काडे 175 पे लिस्ट हुआ था, 152 के आसपास कल क्लोजिंग हुई। पीएन गाडगिल 830 पे लिस्ट हुआ था, 743 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और नॉर्दर्न आर्क में भी हमने 350 के लेवल बनते हुए देखे थे, अब ये 300 रुपये के भी नीचे कारोबार कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स जो कि कई लोगों को नहीं मिले होंगे क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा था इन स्टॉक्स में, अब ये हाई लेवल से करेक्ट हो चुके हैं। कोई स्टॉक सर जो आपको लगता है कि अभी भी खरीदारी की लिस्ट में शामिल किया जा सकता हो रीसेंट करेक्शन के बाद? ये लिस्ट में सबसे बेस्ट जो मुझे लग रहा है वो है नॉर्दर्न आर्क। काफी अट्रैक्टिव प्राइस है, और अगर आप लिस्टिंग प्राइस को छोड़कर इश्यू प्राइस की बात करें तो मेरे ख्याल से इसकी इश्यू प्राइस 263 रुपए थी, और आज जिसका जो इसका भाव है 284 रुपए है, 21 रुपए, यानी कि ये जो गेन्स हैं महज 8% के गेन्स बचे हैं। कंपनी का मॉडल अच्छा है, प्रदर्शन अच्छा है, और अब इसके जब नतीजे आएंगे तो ये दिखेगा कि ये कंपनी कैसे कर रही है। तो ये चारों स्टॉक में सबसे मेरा बेस्ट पिक रहेगा नॉर्दर्न। कोई और भी सर, क्योंकि आप तो आईपीओ मार्केट को ट्रैक करते ही रहते हैं, इनके अलावा भी कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लगता है कि अभी भी अच्छा है, अपने इशू प्राइस से या लिस्टिंग प्राइस से ज़्यादा ऊपर नहीं है? दो तीन शेयर हैं। एक छोटी एक कंपनी आई थी, ट्रेड टू ट्रेड थी 10 दिन तक, टोलिन टायर, 226 रुपए में इश्यू प्राइस आई थी, मेरे ख्याल से 185-86 के आसपास चल रहा है। इसे भी देखा जा सकता है। कंपनी टायर और रिट्रेडिंग दोनों में मौजूद है, और ये जो रिट्रेडिंग का धंधा है, आगे जाकर इसमें जो कंडीशंस आए हैं कि आपको यूज टायर को भी यूज करना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टिव अंडर ईएसजी, ये सबसे के कारण उसे बेनिफिट होगा। कुछ और शेयर हैं
जो हाल ही में लिस्ट हुए थे और अभी भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। वेस्टर्न वेस्टर्न कैरियर का एक शेयर आया था, उसका उसके रिजल्ट्स भी 2-4 दिन में आने चाहिए। मुझे ये शेयर एक अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से करीब 160-65 रुपए का कुछ प्राइस इशू था और अब 142-43 पे ये शेयर मिल रहा है। हाँ, 144 पे मिल रहा है सर। तो एक आप कह रहे हैं कि हाँ जी। वेस्टर्न कैरियर्स और टॉलिन टायर्स, और तीसरा नाम आपने लिया नॉर्दर्न आर्क का, जो कि हमारी लिस्ट में भी है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 263 रुपये का इशू प्राइस था, 284 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो 3 शेयर हैं, नॉर्दर्न आर्क, टॉलिन्स टायर्स और वेस्टर्न कैरियर्स। ये अपने इशू प्राइस के नीचे हैं या फिर अपने लिस्टिंग प्राइस के नीचे मिल रहे हैं। तो इनमें आप चाहें तो ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। मौका अच्छा है, हाल की गिरावट के बाद यहाँ पे खरीदारी करने के मौके बन रहे हैं। अच्छा, शुगर शेयरों में सर मिठास फिर से लौटती हुई दिखी है, जैसे ही बाजार में रिकवरी आई है। तो ये जो मिठास है, क्या आपको लगता है कि बढ़ती हुई दिखेगी? कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एथेनॉल के प्राइस बढ़ सकते हैं, एमएसपी बढ़ सकता है शुगर के ऊपर, शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर भी दोबारा सरकार रिव्यू कर सकती है। आपको लगता है इन तीनों में से कुछ हो सकता है? शुगर शेयरों में अभी भी दमखम है? सर, शुगर शेयर के बारे में इसमें आपको सोचने का नजरिया बदलना चाहिए। ये ध्यान में रखिए कि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है, बहुत प्राइस सेंसिटिव होता है। कहीं पर भी अगर शुगर में दाम बहुत जोर से बढ़ने लगे तो आम आदमी को इसका इम्पैक्ट आता है। ये एक ऐसी चीज है जो नॉर्दर्न इंडिया में जब ठंड होती है तो शुगर की कंजप्शन होती है, जब गर्मी होती है और तेज गर्मी होती है तो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए शुगर का एक नींबू की शिकंजी जो बोलते हैं वो लोग पीते हैं, जिससे कि उनके बॉडी में फ्लूइड्स बरकरार रहे। तो ये एक बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट है। अब इसके साथ में हाइड्रोकार्बन के नीड्स को लेकर एथेनॉल जुड़ गया है, इसके साथ आपके लिकर भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मल्टीपल यूज शुगर केन मोलासिस का होने के कारण इसकी प्राइस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, लेकिन फार्मर को अच्छी प्राइस मिले और शुगर की कहीं पर भी जो कहते हैं ना कि डिमांड सप्लाई मिसमैच ना हो, इसको देखने के लिए सरकार सरकार जो है बहुत ही चौकन्ना रहती है और इसे क्लोजली कंट्रोल करती है। ये सबको करने के लिए उनके पास में 3-4 उपाय है। एक तो वो मिक्स चेंज कर सकते हैं बिटवीन एथेनॉल और मोलासिस। दूसरा, उनके पास में एक्सपोर्ट खोलना या बंद करना, ये इनके हाथ में है। तो मेरे ख्याल से शुगर एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर आपके पास कुछ ना कुछ निवेश होना चाहिए और ये शेयरों में आप अच्छी खासी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। एक शेयर में यहाँ पर आपको अवश्य कहूंगा, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बजाज हिंदुस्तान, इसका अगर आप प्राइस रेंज देखें तो नीचे में 38, ऊपर में 46, ये रेंज में ये शेयर घूमता रहता है। इसमें लाखों शेयर का कारोबार रोज होता है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा मॉनिटर करें, आपके लेवल्स निकालें, थोड़ी डिसिप्लिन करके ट्रेडिंग करें, तो ये आपको शेयर पैसा देता है। 38 से 42 रुपये की ट्रेडिंग रेंज है। बजाज हिंदुस्तान के शेयर में आपकी जरूर पोजीशन होनी चाहिए। वैसे भी शुगर सेक्टर में आपका एक्सपोजर होना चाहिए। कल हमारे साथ सुगंधा सचदेव जी जुड़ी थी, उन्होंने दाल में बहादुर शुगर बताया था, और कल के सेशन में आप देखिए 10% से ज़्यादा का मूव स्टॉक में देखने को मिला है। तो शुगर में ज़्यादातर एनालिस्ट इस सेक्टर को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। आप देखिए 11% के आसपास का मूव लेके कल स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया था। कल हमने इसकी बातचीत करी भी थी जब हमने शुगर सेक्टर को लेकर बातचीत करी थी। अच्छा सर, अब मार्केट के लिए जो बड़ा इवेंट सामने आ रहा है वो है Q2 के नतीजे। TCS, GM ब्रिवरीज, इरेडा जो कि सरकारी कंपनी है, टाटा एलेक्साई, इनके नतीजे कल ही आने वाले हैं। इसके अलावा इस वीकेंड पे डीमार्ट के नंबर्स भी आने वाले हैं। तो नतीजों से पहले आपकी क्या राय है सर, ओवरऑल सीजन को लेकर भी और इन शेयरों को लेकर? 3-4 चीज बोलना चाहूंगा। जो पिछले 9 तिमाही के नतीजे आए थे, उसमें जो जून तिमाही के नतीजे थे, उसमें सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ पिछले 9 तिमाही की देखी गई थी। ये एक अच्छी निशानी नहीं थी। उम्मीद हर क्वार्टर में ये होती है कि ग्रोथ रेट पे अपन वापस आ जाएंगे, ग्रोथ इस क्वार्टर के बाद आ जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी उसमें एक गैप है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार वो शायद गैप पूरी हो जाए और डिलीवरी आ जाए। अगर आ जाती है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं आती
तो कहीं ना कहीं रणनीति बदलनी पड़ेगी। हमारे जैसे एनालिस्ट को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। कब तक ये बोलते रहेंगे शेर आया, शेर आया, शेर आता ही नहीं है। तीसरी चीज अगर ध्यान दे तो कुछ नतीजे या कुछ सेक्टर के कंपनी के नतीजे अच्छे आते हैं, कुछ अच्छे नहीं आते, और जो दिग्गज कंपनी के जो ट्रेंड दिखते हैं वो बाकी सेक्टर में फॉलो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लार्ज कंपनीज, मार्केट लीडर्स और सेक्टर के जो लैगार्ड परफॉर्मर हैं उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है, जो सेक्टर के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। तो उम्मीद हमेशा रहती है। और जैसे इस तिमाही की बात करें तो देखते देखते इस महीने में करीब 20 दिन में दिवाली आ जाएगी। सभी को ऐसा लगेगा कि अब दिवाली के बाद में चीज अच्छी रहेगी, लेकिन अगर नतीजे डिलीवर नहीं करेंगे तो दिवाली का दिन अच्छा रहेगा, बट दिवाली के बाद शायद मायूसी आ जाए। चलिए, तो इस बार के नतीजे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि 9 तिमाही में सबसे खराब रेवेन्यू ग्रोथ जून तिमाही में रही थी, लेकिन सितंबर तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं, क्या उसमें ये गैप फिल होता है नहीं होता है, इस पर बाजार की रियलिटी जो है, जो रियल पिक्चर है, वो निर्भर करती हुई दिखेगी। अगर इस बार भी गैप नहीं फिल होता, यानी कि नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं, नतीजे नहीं बेहतर रहते हैं, तो फिर बाजार में हो सकता है कि उसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी आने की आशंका बनती हुई नज़र आ सकती है। आखिरी सवाल आपसे सर, आप ऑटो एंसिलरी शेयरों की बात कर रहे थे कि अगली बार आप चुन के लाएंगे, लेकिन कुछ शेयर आप वैसे भी हमारे लिए चुनकर लाए होंगे जो आपने तैयार किए होंगे हमसे बातचीत करने से पहले। कौन से स्टॉक्स हैं सर जहां पे छोटी अवधि में पैसा बन सकता है? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में ये अनाउंस किया था कि वो एक पे एक बोनस देगा। ये जो 6 दिन की गिरावट हुई है उसके अंदर में रिलायंस भी एक तरह से एक अंडर परफॉर्मर रहा है। मेरा जो पहला शेयर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। मौजूदा स्तर पे खरीदाने की सलाह है। जो कल का लो शेयर ने किया था उससे थोड़ा ऊपर एक स्टॉप लॉस रखा है मैंने 2740 रुपए। टारगेट 3000 के नीचे 2999। मैं ये दुकानों की जो रिटेल दुकानें होती है उनकी प्राइसिंग नहीं कर रहा, बट क्या 3000 बोलो तो लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, इसके लिए 2999 रखी है। इसके अंदर में जो 2-3 कारण है ये स्टॉक्स चुनने का, वो भी मैं आपको बता दूं कि इसमें आने वाले कुछ दिन में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये एक्स बोनस, कम बोनस की रिकॉर्ड डेट कब आएगी। एक तो वो न्यूज फ्लो है। दूसरा, क्योंकि ये शेयर ने गिरावट में अच्छी खासी पार्टिसिपेशन की थी, तो अब शायद जो रैली हो बाजार में उसमें भी पार्टिसिपेट करे, उसलिए ये शॉर्ट टर्म का एक स्टॉक सिलेक्शन है। ठीक है, तो एक तो हो गया सर रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहाँ पे 2800 के आसपास ये स्टॉक है अभी, तो 2740 का स्टॉप लॉस लगा लें तो 3000 तक के लेवल आ जाएंगे। दूसरा नाम सर कोई और? सर, दूसरा नाम है भारती एयरटेल। ये भी एक दिग्गज स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है। और आपके पास जो भी सिम हो, या तो आप एयरटेल का सिम खुद यूज करते हो, या आप दिन भर के कारोबार में जो फोन करते हो उसमें एयरटेल, जियो और आइडिया, बीएसएनएल, ये 4 में से आप अक्सर इनमें कनेक्टेड होते हो। ये शेयर भी अगर आप देखें कल के मूवमेंट में कहीं गिरावट नहीं आई थी, स्टेडी रहा था शेयर। और ऐसा लगता है कि इसने जो ये मंदी आई है 6 दिन की, उसके अंदर में इसकी पार्टिसिपेशन काफी कम थी और ये एक स्ट्रॉन्ग शेयर रहा था। तो मौजूदा स्तर पे 1750 के आसपास में, माफ कीजिए, 1660 रुपए के आसपास की खरीदारी की इसमें सलाह है। छोटा स्टॉप लॉस लिया है 1639 का, और टारगेट प्राइस 1750। ये हो सकता है 2-3 दिन का ही एक आपका कॉल हो, तो आपको जिसे कहते हैं क्विक रिटर्न्स इस शेयर में मिलने की संभावना है। तो भारतीय एयरटेल में आप कह रहे हैं कि 1660 रुपये, माफ़ कीजिए 1750 के आसपास के लेवल्स 2-3 दिन में आ जाएंगे। और रिलायंस का व्यू कब तक है सर, बोनस जब तक? सर, रिलायंस का जो व्यू है उसमें हो सकता है कि कुछ समय लगे, क्योंकि उसके अंदर में एक इवेंट भी फैक्टर इन किया है कि आपको कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड डेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन जो मैंने एक लेवल दिया था शो के शुरुआत में,
कि भाई 25,300, 25,400 अगर निफ्टी इस रेंज के ऊपर निकल जाता है तो बाजार में एक रैपिड मूवमेंट आ सकता है। मान लीजिए वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो बिना न्यूज फ्लो के भी रिलायंस उस टारगेट तक पहुंच सकता है। चलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा समय लग सकता है, आपके 3,000 तक के टारगेट आ जाएंगे और 2 से 3 दिन में ही भारतीय एयरटेल में हो सकता है 1,750 रुपये तक के जो मूव्स हैं वो आपको बनते हुए दिखें। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो कि अरुण सर हमारे लिए खास तौर पर चुनकर लेके आए हैं और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगली बार जब उनसे मुलाकात होगी ऑटो एंसिलरी पैक से भी कुछ ऐसे ही नगीने, कुछ ऐसे ही हीरे हमारे लिए ज़रूर चुनकर लेकर आएंगे। अरुण सर, आज सुबह सुबह आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? सर डिस्क्लोजर में एक ही है, मेरे पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है और शेयर धारक के तौर पर मेरे पास में 11 शेयर भारतीय एयरटेल के हैं, बट डिस्क्लेमर के हिसाब से वो शेयर गिनती में नहीं आते क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि बैलेंस शीट और इंफॉर्मेशन आने के लिए वो शेयर लिए हुए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और शेयरों पर बातचीत करने के लिए, अपनी सलाह देने के लिए। नमस्कार जी। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि 10 बजे के आसपास आरबीआई की पॉलिसी का फैसला आने वाला है। उसमें क्या निकल के सामने आएगा, उसके बाद अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई सवाल हो तो आप सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी के साथ जुड़ सकते हैं। विवेक मित्तल जुड़ेंगे आपके साथ और खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की खबरें बताते हैं, मिड कैप्स पर खास तौर पर फोकस रहता है और उसके साथ साथ छोटे मझोले स्टॉक्स पर भी उनका खास फोकस, खास कवरेज रहता है। तो जुड़ना मत भूलिए सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में। तो क्या खरीदें क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं। अब आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।